हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एचएन अध्ययन पे। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है मैराथन सेशन अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टीचिंग होती क्या है। टीचिंग इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट टू अचीव एजुकेशनल गोल, यानी कि शिक्षण शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षक और छात्र के बीच एक संचार है। टीचिंग होती क्या है? टीचिंग जो है वो स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक कम्युनिकेशन होता है, एक इंटरेक्शन होता है, जिससे क्या होता है, जो टीचर के गोल होते हैं, जो वो एजुकेशनल गोल्स बनाता है, उन गोल्स को पूरा करने में उससे हेल्प मिलती है। ठीक है, तो शिक्षण क्या है? शिक्षण शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षक और छात्र के बीच एक संचार है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टीचिंग में नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग के टीचिंग के क्या नेचर्स और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला है इट हैज़ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग जो है वो अलग अलग लेवल्स की होती है, मतलब जिस तरीके का बच्चा होगा, जिस लेवल का बच्चा होगा, उसके अकॉर्डिंग टीचर अपनी टीचिंग करेगा, है ना। टीचिंग में मेनली तीन लेवल्स होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। इन तीनों को ही हम अभी आगे क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो टीचिंग जो है वो अलग अलग लेवल्स के अकॉर्डिंग होती है। एक तरीके की टीचिंग हम सभी बच्चों को नहीं करा सकते हैं, सभी तरीके के बच्चों के लिए एक तरीके की टीचिंग नहीं हो सकती, क्योंकि सभी बच्चे जो है वो सेम नहीं होते, अलग अलग कैटेगरी के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, तो हमको हर लेवल के बच्चों के अकॉर्डिंग लेवल ऑफ टीचिंग करानी पड़ती है। ठीक है, दूसरा है टीचिंग टेक्स प्लेस इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट, यानी कि टीचिंग जो है वो एक डायनेमिक इन्वायरमेंट में होती है। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहला था शिक्षण के विभिन्न स्तर होते हैं, हमने कर लिया। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? शिक्षण एक गतिशील वातावरण में होता है, यानी कि शिक्षण जो है, टीचिंग जो है वो एक डायनेमिक इन्वायरमेंट में होती है। अब इसको गतिशील क्यों बोला है? क्योंकि अब आपने देखा होगा कि पहले की तरह पहले के जमाने में टीचिंग कैसे हुआ करती थी। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, है ना, उस तरीके से फिर टीचिंग होती थी। उसके बाद में, है ना, समय बदला तो टीचिंग में भी बदलाव आए। फिर अब टीचिंग कैसी हो रही है? अब फिर समय बदला तो फिर अब और बदलाव क्या है? अब जो टीचिंग हो रही है वो ऑनलाइन टीचिंग होने लगी है। ठीक है, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब वापस समय बदलेगा तो हो सकता है फिर और नए बदलाव आ जाए इसके अंदर। तो इसलिए कहा गया है टीचिंग जो है वो एक गतिशील वातावरण में होती है, यानी कि एक डायनेमिक इन्वायरमेंट में होती है। समय के अनुसार टीचिंग में भी बदलाव आते रहते हैं। ठीक है, अगला क्या बोला है? टीचिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, अब इस लाइन से लेकर, इस सेंटेंस से लेकर कई बार क्वेश्चंस पूछता है यूजीसी आपसे कि क्या टीचिंग और ट्रेनिंग सेम है, क्या टीचिंग, एजुकेशन, इंस्ट्रक्शन, लर्निंग ये सब सेम है? तो याद रखना यहाँ पे क्या लिखा है, टीचिंग इज क्लोजली रिलेटेड, यानी कि टीचिंग जो है वो इन चारों से संबंधित है, लेकिन सेम टू सेम नहीं है। ठीक है, इन चारों से संबंधित है। टीचिंग जो है वो आपकी एजुकेशन से, लर्निंग से, ट्रेनिंग से और इंस्ट्रक्शन से क्या है, क्लोजली रिलेटेड है, यानी कि इन चारों से संबंधित है आपकी टीचिंग, लेकिन सेम टू सेम नहीं है। ठीक है, शिक्षण का शिक्षा, सीखने, निर्देश और प्रशिक्षण से गहरा संबंध है। ठीक है, इन चारों से शिक्षण का क्या है, संबंध है, लेकिन ये सेम टू सेम नहीं है, चारों पांचों चीजें। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोलता है? टीचिंग इज इसेंशियली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, यानी कि शिक्षण अनिवार्य रूप से एक बौद्धिक गतिविधि है। क्यों बौद्धिक क्यों है? अब टीचिंग हम कर रहे हैं तो उसमें हमारे ब्रेन का ज्यादा यूज हो रहा है ना, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज का यूज हो रहा है क्या? नाचना गाना पड़ रहा है मेरे को? नहीं ना। तो सबसे ज्यादा यूज किसका हो रहा है? मेरे दिमाग का यूज हो रहा है, मेरी बौद्धिक गतिविधि का यूज हो रहा है। इसलिए टीचिंग क्या है, आपकी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। ठीक है, अगला क्या बोला है? शिक्षण कला के साथ साथ विज्ञान भी है, यानी कि टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग क्या है? एक कला और साथ ही साथ विज्ञान भी है। कला क्यों है? टीचिंग को पढ़ाने की आर्ट जो है वो सभी के अंदर नहीं होती है, ये कला कुछ कुछ लोगों में ही होती है। तभी तो सभी जो लोग हैं दुनिया में, जितने सभी लोग हैं वो सब टीचर्स नहीं होते, कुछ डॉक्टर्स होते हैं, कुछ टीचर होते हैं, कुछ और कुछ होते हैं, है ना। तो टीचिंग जो है वो एक आर्ट है, ये आर्ट जो है वो सभी लोगों के अंदर नहीं होती है, इसलिए टीचिंग जो है वो क्या है, कला है, और कला के साथ साथ ये विज्ञान भी है। ठीक है, अगला स्टेप क्या बोला है? टीचिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि ये टीचिंग जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक लगातार प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि आप जब जन्मते हो तो तब से लेकर आप जब तक बड़े नहीं हो जाते हो तब तक आपकी जो टीचिंग है वो चलती रहती है। ठीक है,
आप चाहे स्कूल में आके सीखते हो, फिर आप बड़े होते हो, फिर आप कॉलेज में जाके सीखते हो, उसके बाद में आप हायर एजुकेशन जो हायर डिग्रीज लेते हो वहां पे सीखते हो, और स्कूल कॉलेज के अलावा आप जो अपने निजी जीवन में जो भी चीजें सीखते हो वो भी आपकी टीचिंग और लर्निंग के अंदर ही आती है। ठीक है, तो टीचिंग जो है आपका एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहेगा, कभी भी रुकने वाला नहीं है। ठीक है, और अगला बोला है टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, यानी कि टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। इंटरैक्टिव क्यों है? टीचिंग जो है वो आपके टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक इंटरैक्शन होता है, एक कम्युनिकेशन होता है, तो इसलिए कहा है कि टीचिंग क्या है, एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, अब 6th वाला क्या बोला था? शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि हमेशा चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। ठीक है, चाहे कितने भी विकास हो जाए, कितना भी समय क्यों ना बदल जाए। और 7th वाला बोला है शिक्षण एक संवादात्मक प्रक्रिया है, यानी कि एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है, तो ये तो थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। अब नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग में टोटल 12 प्रिंसिपल्स होते हैं, 12 जो है शिक्षण के सिद्धांत है। ये 12 सिद्धांत जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी टीचिंग के लिए, आपके शिक्षण के लिए। ठीक है, सबसे पहला क्या बोला है? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा का सिद्धांत। अब आपकी टीचिंग जो है, आपका शिक्षण जो है वो मोटिवेटेड होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर प्रेरणा होनी चाहिए। बच्चे जो हैं वो मोटिवेटेड रहने चाहिए, और आप जो पढ़ा रहे हो आप भी मोटिवेशन के साथ में पढ़ा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप दुखी मन से पढ़ा रहे हो, आपका बिल्कुल भी मन नहीं है पढ़ाने का, लेकिन फिर भी आप पढ़ाए जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी टीचिंग जो है वो मोटिवेटेड होनी चाहिए। ठीक है, प्रेरणादायक होनी चाहिए। अगला क्या बोला है? प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, यानी कि गतिविधि का सिद्धांत। अब टीचिंग जो है वो आपकी लर्निंग बाय डूइंग पे बेस्ड है, यानी कि करके सीखने पर आधारित है। अब टीचिंग जो है वो एक टीचर की टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चे खुद से चीजों को करके और फिर सीखें। ऐसे स्पून फीडिंग वाली टीचिंग नहीं होनी चाहिए कि टीचर ने सब कुछ पका पकाया अपने बच्चों को दे दिया और बच्चों ने क्या किया, बस उसको रट लिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें थोड़ा काम टीचर करे और थोड़ा स्टूडेंट करे। इनफैक्ट स्टूडेंट जो है वो ज्यादा मेहनत करे, ज्यादा चीजों को खुद से सीखने की कोशिश करें। ठीक है, इसलिए आपकी टीचिंग जो है वो लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, यानी कि करके सीखने का सिद्धांत आपकी टीचिंग के अंदर, आपके शिक्षण में होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या बोला है? रुचि का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। आपकी टीचिंग जो है उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। आपकी भी रुचि होनी चाहिए, यानी कि जो पढ़ा रहा है वो टीचर की भी रुचि होनी चाहिए, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अंदर भी रुचि होनी चाहिए। बिना इंटरेस्ट के अगर आप पढ़ाओगे तो आप अच्छे से नहीं पढ़ा पाओगे, और बिना इंटरेस्ट के अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तो वो भी अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आपकी टीचिंग जो है वो इंटरेस्टेड होनी चाहिए। फिर 4th क्या बोला है? प्रिंसिपल ऑफ लाइफ लिंकिंग, यानी कि जीवन से जुड़ने का सिद्धांत। आपकी टीचिंग जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो छोटी छोटी चीजों को बच्चों की लाइफ से, बच्चों के जीवन से जोड़ जोड़ के पढ़ाए। यानी कि एक टीचर को, एक शिक्षण को अपनी टीचिंग ऐसी करनी चाहिए कि ताकि वो अपनी टीचिंग में कुछ ऐसी चीजों का यूज करे, ऐसे एग्जाम्पल्स का यूज करे, ऐसे उदाहरणों का यूज करे जिससे वो बच्चे के जीवन को रिलेट कर सके, बच्चे के जीवन के साथ में उन सभी चीजों को जोड़ जोड़ के वो पढ़ाए अगर बच्चे को, तो बच्चे को वो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो इसलिए टीचिंग में आपका लाइफ लिंकिंग का जो प्रिंसिपल है वो होना चाहिए, यानी कि जीवन से जुड़ने का सिद्धांत जो है आपकी टीचिंग के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या बोला है? निश्चित उद्देश्य के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम। अब आप जो पढ़ा रहे हो, आप जो टीचर हो, वो आप जो पढ़ा रहे हो, आपके टीचिंग में एक डेफिनेट एम होना चाहिए, यानी कि एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ा रहे हो अपने बच्चों को। पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो क्या है। ऐसे नहीं है कि आप क्यों पढ़ा रहे हो, किस लिए पढ़ा रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं है। आपका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ा रहे हो, आप जो पढ़ा रहे हो उससे आप क्या चाहते हो अपने बच्चों से, है ना। तो एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए आपके शिक्षण में। फिर अगला बोला है प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत अंतर को पहचानने का सिद्धांत। अब ये क्या है? आपकी टीचिंग जो है वो हर एक बच्चे को पहचानने जैसी होनी चाहिए। पहचानने जैसी मतलब हर एक बच्चे को साथ लेकर चले ऐसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं आपकी क्लास में आप सिर्फ उन पे ही ज्यादा ध्यान दे रहे हो, या फिर जो वीक बच्चे हैं आप सिर्फ उन पे ही ज्यादा ध्यान दे रहे हो। आपकी टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जो सभी तरीके के बच्चों के लिए समान हो। ठीक है, अगला 7वां सिद्धांत क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, यानी कि चयन का सिद्धांत। आप अपनी टीचिंग में जिन भी तरीकों का यूज करोगे, जिन भी मेथड्स का यूज करोगे, जिन भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स का यूज करोगे, नोट्स का यूज करोगे, जिस भी चीज का अपनी टीचिंग में यूज करोगे उसको बहुत अच्छी तरीके से उसका चयन करोगे। आप जिन भी चीजों का यूज कर रहे हो अपनी चीजों में अपनी टीचिंग में पढ़ाने के लिए, वो एकदम रिलेवेंट होनी चाहिए और एकदम अप टू डेट होनी चाहिए। मतलब क्या है इसका
कि मैं अपनी टीचिंग में पढ़ा रही हूँ, मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ, तो जो भी मैं कंटेंट लेके आ रही हूँ, जो भी मैं मटेरियल लेके आ रही हूँ, वो एकदम अप टू डेट होना चाहिए, यानी कि आज की तारीख से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैं आपको कुछ गलत पढ़ा रही हूँ या आपको बहुत पुराने जमाने का पढ़ा रही हूँ जो आज की जिंदगी में कहीं काम ही नहीं आएगा। ऐसा टीचिंग में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या लिखा है, शिक्षक को ऐसी सामग्री का चयन करना चाहिए जो शिक्षार्थी के उद्देश्यों के लिए अधिक प्रासंगिक और उद्यतन हो सके, ठीक है। यानी कि ऐसी चीजों का यूज करना चाहिए जो बच्चे को आज के टाइम में, आज के समय में यूजफुल हो सके उसके लिए, ठीक है। 8 वाला बोला है योजना का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। आपकी टीचिंग में योजना होनी चाहिए, यानी कि प्लानिंग होनी चाहिए। बिना प्लानिंग के अगर आप टीचिंग करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब आप बिना प्लानिंग के अगर टीचिंग करोगे तो आप अपने बच्चों के सामने कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या पढ़ाऊं, मैं पहले ये पढ़ाऊं या पहले ये पढ़ाऊं, मैं इसको क्या एग्जाम्पल दूं, या आप जो भी कुछ पढ़ाओगे हो सकता है उसमें कुछ चीजें आप भूल जाओ, आपको बाद में याद आए कि अरे मुझे ये भी बताना था लेकिन ये तो मैं भूल ही गई, है ना। तो ये कैसे होगा, जब आप अपनी टीचिंग में पहले प्लानिंग करके रखोगे। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो पढ़ाने से पहले मैं क्या करती हूँ, पूरी प्लानिंग करके रखती हूँ कि मुझे अपने बच्चों को आज क्या पढ़ाना है। अगर ये पढ़ाना है तो मुझे पहला कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, इसके बाद में कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कौन कौन से मुझे एग्जाम्पल्स देके अपने बच्चों को समझाने हैं। तो ये सब कुछ मैं पहले प्लानिंग करके आती हूँ, उसके बाद में आप सबको आके अच्छे से पढ़ा पाती हूँ। अगर बिना प्लानिंग करे मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मुझे खुद को भी समझ नहीं आएगा कि मैं आपको पढ़ा क्या रही हूँ, ना आपको समझ में आएगा, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगी। तो इसलिए टीचिंग में योजना का सिद्धांत होना बहुत जरूरी है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो, ठीक है, प्रभावित बनाना चाहते हो तो। अगला सिद्धांत क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, यानी कि विभाजन का सिद्धांत। अब ये विभाजन किसका होगा, आपकी टीचिंग में आप जिस भी टॉपिक को पढ़ा रहे हो उसको आप छोटे छोटे भागों में बांट लो। ऐसे नहीं है कि आप बहुत बड़े टॉपिक को एक ही साथ में अपने बच्चों को पूरा कंप्लीट करवाना चाहते हो एक ही दिन के अंदर। अगर इतना ज्यादा आप अपने बच्चों पे लोड दोगे तो उनको चीजें समझने में मुश्किल होगी, है ना। तो इसलिए आप जो भी पढ़ा रहे हो उसको छोटे छोटे भागों में उसका विभाजन कर लो ताकि बच्चों को वो चीजें अच्छे से समझ में आए। थोड़ी चीज आप आज पढ़ाओ, थोड़ा कल पढ़ाओ, थोड़ा परसों पढ़ाओ, ऐसे छोटे छोटे भागों में बांट के अगर आप चीजों को पढ़ाओगे, चैप्टर्स को कंप्लीट कराओगे तो बच्चे को वो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिर अगला क्या बोला है, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, यानी कि दोहराने का सिद्धांत। आपकी टीचिंग जो है वो रिवीजन वाली भी होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर दोहराने का सिद्धांत भी होना चाहिए। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन ये कहता है कि आप जो भी कुछ पढ़ा रहे हो उससे पहले आपने जो भी कुछ पढ़ाया है उसका रिवीजन कराओ, ठीक है। अब जैसे आप आज क्लास में आए, आपको कुछ भी नया टॉपिक स्टार्ट करवाना है तो उससे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपने कल टॉपिक पढ़ाया था उससे रिलेटेड बच्चों से सवाल पूछो कि भाई मैंने कल क्या पढ़ाया था, मैंने ये पढ़ाया था तो क्या आपको समझ में आया क्या, मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया था। ऐसे आप कल वाली जो भी क्लास हुई है उससे रिलेटेड बच्चों से सवाल पूछो, उससे क्या होगा, बच्चों का रिवीजन होगा, ठीक है। और वो आज वाली क्लास से कल वाली क्लास को रिलेट कर पाएंगे, लिंक कर पाएंगे, है ना। तो उनको चीजें अच्छे से समझ में आएगी और उनका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसलिए आपकी टीचिंग के अंदर दोहराने का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, यानी कि सृजन और मनोरंजन का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि आपकी टीचिंग में आप जिस भी चीज का यूज करो, जिस भी तरीके का यूज करो पढ़ाने के लिए, जिस भी मटेरियल का यूज करो, वो सभी चीजें जो है वो क्रिएटिव होनी चाहिए, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट जो है, बच्चे की रुचि जो है वो पढ़ाई में बनी रहे। ऐसे नहीं कि आप बहुत ही पुराने जमाने की चीजों का यूज कर रहे हो जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, या फिर आप जो भी नोट्स बना के ला रहे हो वो बहुत ही डिफिकल्ट है समझने में, जिससे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है ना। जो भी चीजों को आप अब यूज कर रहे हो अपनी शिक्षा में, अपनी टीचिंग में, वो इंटरेस्टेड और क्रिएटिव होनी चाहिए, जिससे बच्चों की रुचि जो है वो बनी रहे टीचिंग के अंदर। और अगला सिद्धांत कहता है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग, यानी कि लोकतांत्रिक सौदे का सिद्धांत। अब डेमोक्रेटिक डीलिंग क्या कहता है, इट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू प्लान एंड अंडरटेक डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स इन डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग द लर्नर्स। मतलब क्या कहता है, आपकी टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप कुछ काम जो है अपने बच्चों के लिए छोड़ दो, ठीक है। भाई पूरा चैप्टर जो है उसमें से आपने पूरा चैप्टर बच्चों को समझा तो दिया, लेकिन जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस हैं आप वो अपने बच्चों के लिए छोड़ दो कि आप घर पे जाओगे इसको सॉल्व करके लेके आओगे,
या फिर आप अपने बच्चों को उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ होमवर्क दे दो कि आज आपको घर पे जाके इन सवालों के उत्तर जो है वो फाइंड आउट करके लेकर आने, ढूंढ के लेकर आने। ठीक है, तो अपनी टीचिंग में कुछ काम जो है आप अपने बच्चों के लिए छोड़ दो, ताकि बच्चे क्या करें, उस चीज को खुद से करके और फिर सीखने की कोशिश करें। हमने ऊपर पढ़ा था ना, लर्निंग बाय डूइंग, वो और ये दोनों प्रिंसिपल जो है वो सेम है। ये दोनों यही कहते हैं कि टीचिंग में कुछ काम जो है टीचर अपने बच्चों के लिए छोड़ दे, अपने विद्यार्थियों के लिए छोड़ दे, ताकि विद्यार्थी खुद से करके और फिर चीजों को सीखे। जब तक स्टूडेंट जो है वो खुद से करके चीजों को नहीं सीखेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। अब टीचर चाहे ब्लैक बोर्ड पे कितनी ही अच्छी ट्रिक्स बता दे मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जब तक स्टूडेंट खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा, उसके दिमाग में वो घुसेगा नहीं, है ना। तो आप कुछ काम जो है अपने बच्चे के लिए छोड़ दो, ताकि वो खुद से करके और फिर चीजों को सीखने की कोशिश करे। ठीक है, तो ये 12 थे आपके प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के कुछ सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आजकल पूछे जाने लगे हैं। तो आई होप आपको ये 12 जो सिद्धांत है, 12 प्रिंसिपल्स जो है वो समझ में आए होंगे। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है लेवल्स ऑफ टीचिंग। हमने बात करी थी ऊपर प्रिंसिपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स में कि टीचिंग जो है उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। अब वो लेवल्स क्या है, तो मॉरिस एल बिग्गी ने आपके टीचिंग लर्निंग का कॉन्टिन्यूम दिया है। ठीक है, इसमें मॉरिस एल बिग्गी ने बताया है कि आपके टीचिंग लर्निंग में 4 लेवल्स होते हैं, ऑटोनॉमस, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, अब एक चीज है जो बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूज करती है। टीचिंग लर्निंग के कॉन्टिन्यूम के अंदर आपकी 4 पॉइंट्स आते हैं, यानी कि शिक्षण और अध्ययन निरंतरता के अंदर आपके स्वायत्त विकास, याद रखने, समझ रखने और चिंतनशील का जो लेवल्स है वो आते हैं। ठीक है, लेकिन जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है, यानी कि सिर्फ शिक्षण के जो लेवल्स हैं, उसमें सिर्फ मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, सिर्फ ये 3 ही आते हैं। तो याद रखना, ये जो ऑटोनॉमस डेवलपमेंट वाला जो है, यानी कि ये स्वायत्त विकास वाला जो पॉइंट है, वो आपके लर्निंग का सिद्धांत है, यानी कि आपके अध्ययन का सिद्धांत है। ठीक है, तो मॉरिस एल बिग्गी ने आपके टीचिंग लर्निंग के कॉन्टिन्यूम दिए थे, यानी कि टीचिंग का और लर्निंग का दोनों का कॉन्टिन्यूम दिया था, जिसके अंदर उसने 4 सिद्धांत बताए थे, ऑटोनॉमस, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। लेकिन अगर सिर्फ आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि लेवल्स ऑफ टीचिंग कौन कौन से हैं, यानी कि सिर्फ शिक्षण के सिद्धांत कौन से हैं, या फिर शिक्षण के लेवल्स कितने हैं, या फिर कौन कौन से हैं, तो सिर्फ आपको 3 ही बताने हैं। लेकिन अगर वो शिक्षण और अध्ययन दोनों के लेवल्स के बारे में पूछता है, दोनों के निरंतरता, दोनों के कॉन्टिन्यूम के बारे में पूछता है, तो आपको इन चारों के बारे में बताना है। ठीक है, टीचिंग से रिलेटेड है सिर्फ मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। टीचिंग और लर्निंग यानी कि शिक्षण और अध्ययन दोनों से रिलेटेड है ये चारों। ठीक है, तो मॉरिस एल बिग्गी ने 1976 के अंदर आपका टीचिंग लर्निंग का कॉन्टिन्यूम दिया था। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑटोनॉमस डेवलपमेंट क्या होता है। ऑटोनॉमस डेवलपमेंट है जिसमें बच्चा जो है वो खुद से ही चीजों को सीख जाता है। जैसे कि स्वायत्त विकास में क्या है, बच्चे को किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती है, ना उसको टीचर की जरूरत होती है, ना किसी और की जरूरत होती है। इसमें बच्चा जो है वो खुद से चीजों को सीख जाता है। ठीक है, जैसे जब छोटा बच्चा होता है उसके दांत आते हैं तो वो खुद से ही आते हैं, कोई दूसरा उसमें कुछ नहीं कर सकता है ना। या फिर वो बोलना सीखता है तो वो खुद से ही बोल के सीखता है। तो स्वायत्त विकास में, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट में बच्चा जो है वो बहुत छोटा होता है इस एज में। ठीक है, और वो खुद से ही चीजों को सीख जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग के 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला है आपका मेमोरी लेवल यानी कि स्मृति स्तर। मेमोरी लेवल जो है वो दिया था आपका हर्बर्ट ने। ठीक है, हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया है आपका स्मृति स्तर। अब मेमोरी लेवल में क्या होता है, ये सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है आपका, यानी कि ये शिक्षण जो है वो सबसे निम्नतम वाला स्तर है। सबसे नीचे लेवल का जो स्तर है वो है आपका मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल जो है वो आपका टीचर सेंटर्ड है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बताती हूँ कि लोएस्ट लेवल क्यों है। मेमोरी लेवल में क्या होता है, सिर्फ बच्चा क्या करता है, चीजों को रटने की कोशिश करता है, क्योंकि बच्चा इस लेवल में बहुत ही छोटा होता है, तो उसको चीजों को समझने की उसके दिमाग में इतना विकास नहीं होता है कि वो चीजों को अच्छे से समझ सके। तो वो क्या करता है, सिर्फ चीजों को रटने की कोशिश करता है। तो इसलिए मेमोरी लेवल जो है वो सबसे नीचे लेवल का आपका स्तर है। ठीक है, दूसरा बोला ये टीचर सेंटर्ड है, यानी कि शिक्षक केंद्रित है। अब शिक्षक केंद्रित क्यों है, मैंने बताया कि बच्चा जो है बहुत ही छोटा है, उसको नहीं पता है उसको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है ना। तो उसको जो भी टीचर कराएगा, जो भी शिक्षक कराएगा वो उसको करना पड़ेगा। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही छोटा है, उसको खुद को नहीं पता है कि उसको क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो जैसे टीचर उसको पढ़ाएगा, जो चीजें उसको टीचर बताएगा, जैसे बताएगा
वो वैसे ही उस चीज को अपना लेगा और वैसे ही उस चीज को सिर्फ रटने की कोशिश करेगा। उसमें समझने की भी शक्ति नहीं है इस लेवल पे, इस स्तर पे, क्योंकि बच्चा भी बहुत ही ज्यादा छोटा है। ठीक है, तो इसलिए मेमोरी लेवल जो है वो आपका टीचर सेंटर्ड होता है, यानी कि शिक्षक केंद्रित होता है। ठीक है, अब मेमोरी लेवल के कुछ कीवर्ड्स हैं। आप क्वेश्चन के अंदर अगर ये कीवर्ड्स देख लो ना तो आप समझ जाना कि ये मेमोरी लेवल की बात हो रही है, यहाँ पे स्मृति स्तर की बात हो रही है। ठीक है, वो कीवर्ड्स क्या है? रिकॉल करना, रिकॉल यानी कि बार बार चीजों को याद करना रटने के लिए। तो मैंने आपको बताया कि मेमोरी लेवल में बच्चा क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को रटने की कोशिश करता है। दूसरा है रिकॉग्नाइज, डिफाइन, रिप्रोड्यूस इन सीक्वेंस एंड रिटेंशन, यानी कि मेमोरी लेवल में टीचर क्या करती है, बच्चे को एक सीक्वेंस में चीजें प्रेजेंट करके देती है। जैसे पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ठीक है, ए बी सी डी, ये एक सीक्वेंस में टीचर ने बच्चे को लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे ए बी सी डी। अब बच्चा क्या करेगा, सिर्फ इस ए बी सी डी को रट लेगा अपने दिमाग के अंदर। अब ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, उसको कुछ नहीं पता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम ले सकते हैं कि केजी क्लास के जो बच्चे होते हैं, नर्सरी क्लास के जो बच्चे होते हैं, उनको नहीं पता होता है भाई ए फॉर क्या होता है, बी फॉर क्या होता है। उनको तो टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिख के बता दिया ए बी सी डी, इसको याद कर लो, उन्होंने याद कर लिया। ठीक है, उनको टीचर ने लिख के बता दिया 1 2 3 4, उन्होंने टीचर ने लिख दिया, उन्होंने याद कर लिया। उनको नहीं पता भाई 1 मतलब कितने होते हैं, 2 मतलब कितने होते हैं, सिर्फ टीचर ने उनको बताया और उन्होंने सिर्फ रट लिया। ठीक है, तो मेमोरी लेवल जो है वो आपका सबसे लोवेस्ट लेवल है, सबसे निम्नतर स्तर वाला लेवल है, जिसमें बच्चा क्या करता है, सिर्फ चीजों को रटने की कोशिश करता है क्योंकि वो बहुत ही छोटा है, अभी उसको चीजें समझने की उसमें शक्ति नहीं है, उसके दिमाग का इतना विकास नहीं हुआ है कि वो चीजों को समझ सके। तो वो क्या करता है, सिर्फ चीजों को रटने की कोशिश करता है मेमोरी लेवल के अंदर। ठीक है, तो आपके कीवर्ड्स हैं याद करना, पहचानना, परिभाषित करना, अनुक्रम में पुनर्स्पादन करना और फिर प्रतिधारणा। ठीक है, ये आपके कुछ कीवर्ड्स हैं। अगर आप सेंटेंस में, क्वेश्चन में ये कीवर्ड्स देख लो ना तो समझ जाना कि यहाँ पे आपकी स्मृति लेवल, आपके मेमोरी लेवल की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो आपका मॉरिसन ने दिया है, समझ का स्तर, ये आपका मॉरिसन द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, समझ का स्तर। इसमें बच्चा जो है वो अब चीजों को समझने की कोशिश करता है। मेमोरी लेवल में क्या करता है, सिर्फ उनको रटने की, याद करने की कोशिश करता है। अब बच्चा जो है थोड़ा बड़ा हो चुका है। मेमोरी लेवल में बच्चा जो है वो केजी क्लास में या फिर नर्सरी क्लास में था, अब बच्चा जो है थोड़ा बड़ा होके 6th 7th 8th क्लास में आ चुका है। तो अब वो क्या करेगा, चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करेगा। भाई टीचर लिख रही है ब्लैक बोर्ड पे तो वो क्या लिख रही है, वो क्यों लिख रही है। अब ऐसे वो चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करेगा क्योंकि अब उसका दिमाग का थोड़ा विकास हो चुका है, अब वो चीजों को थोड़ी सी समझ सकता है, उसके अंदर थोड़ी सी समझ आ चुकी है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो आपका सब्जेक्ट और टीचर सेंटर्ड होता है, यानी कि समझ का स्तर जो है वो आपका विषय और शिक्षक के केंद्रित होता है। क्यों? अभी भी ये जो है आपका समझ का स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो आपका शिक्षक केंद्रित है, क्योंकि बच्चा थोड़ा बड़ा तो हो चुका है, उसको समझ में तो चीजें आने लगी है, लेकिन वो अभी भी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो सब चीजें खुद से ही कर सके। उसको टीचर लिख के बताएगा ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, जो टीचर ने उसको लिख के बताया वो क्या करेगा, उसको समझेगा और फिर समझने के बाद में उसको याद करेगा। ठीक है, लेकिन बताएगा कौन अभी भी उसको कि उसको क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, वो उसको टीचर ही बताता है। इसलिए जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है, समझ का स्तर जो है वो भी आपका टीचर सेंटर्ड है, यानी कि आपके शिक्षक केंद्रित है। ठीक है, और सब्जेक्ट सेंटर भी है, यानी कि विषय से भी केंद्रित है। ठीक है, तो सब्जेक्ट और टीचर सेंटर्ड है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, और मेमोरी लेवल था आपका सिर्फ शिक्षक केंद्रित, यानी कि सिर्फ और सिर्फ टीचर सेंटर्ड। ठीक है, ये वाला जो लेवल है वो आपका थोड़ा विचारशील स्तर है, थोड़ा सा थॉटफुल लेवल है। मेमोरी लेवल जो था वो आपका थॉटलेस लेवल था, उसमें बच्चा जो है वो अपना दिमाग लगाने की कोशिश ही नहीं करता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, उसके दिमाग का अभी तक बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है, तो वो बहुत ही थॉटलेस लेवल था। लेकिन मैं अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपका थॉटफुल लेवल है, विचारशील स्तर है, इसमें बच्चा जो है चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर अगला है आपका स्टूडेंट्स एक्टिव टू बट टीचर इज मोर एक्टिव। मेमोरी लेवल में आपका स्टूडेंट जो है वो पैसिव रहता है, यानी कि छात्र की सक्रिय, लेकिन शिक्षक अधिक सक्रिय होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में। मेमोरी लेवल में छात्र जो है वो एकदम सक्रिय नहीं होता है, सिर्फ सक्रिय होता है आपका टीचर, और छात्र जो है वो आपका निष्क्रिय होता है, उसका कोई काम नहीं होता है। जो टीचर ने उसको बता दिया उसने सिर्फ उसको देखा और उसको रटने की कोशिश करी और सिर्फ अपने दिमाग में रट लिया। ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल में, समझ के स्तर में क्या होता है, टीचर ने उसको बताया कि उसको क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है,
लेकिन उसको वो कैसे पढ़ना है, यानी कि उसको वो याद कैसे करना है, कैसे समझ के याद करना है, वो डिपेंड करता है आपके बच्चे पे, आपके स्टूडेंट पे। तो इसलिए इसमें स्टूडेंट का रोल होता है, लेकिन टीचर का रोल अभी भी ज्यादा है और स्टूडेंट का रोल थोड़ा सा कम है। तो इसलिए स्टूडेंट जो है वो एक्टिव होगा, लेकिन टीचर से ज्यादा एक्टिव नहीं होगा, टीचर से ज्यादा सक्रिय नहीं होगा। इसलिए कहा है कि छात्र भी सक्रिय है, लेकिन अधिक सक्रिय कौन है? आपका शिक्षक, आपका टीचर है। ठीक है, फिर इसके कीवर्ड्स हैं जैसे कि एग्जाम्पल देना, पैराफ्रेजेस, एक्सप्लेन करना, अप्लाई करना, यूज करना, यानी कि उदाहरण, व्याख्यान, लागू, उपयोग आदि, ये सब आपके कीवर्ड्स। तो अगर इन कीवर्ड्स को आप अपने एग्जाम में क्वेश्चंस में देख लो तो समझ जाना कि ये समझ का स्तर है, ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है? टीचर बच्चे को चीजें समझाने की कोशिश करता है। मेमोरी लेवल में क्या हुआ था? सिर्फ उसने बच्चे के सामने चीजें प्रेजेंट कर दी, बच्चे ने उसको रट के याद कर लिया। ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल में टीचर क्या करेगा? उसको बच्चे को चीजें समझाने की कोशिश करेगा। तो समझाने के लिए वो अलग अलग उदाहरण देगा, उसको अलग अलग एग्जाम्पल देगा, उसको चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएगा, उसकी अच्छे से व्याख्या करके बताएगा। ठीक है, उसको बताएगा कि वो इस चीज को अपने असली जीवन में, अपने निजी जीवन में उसको कैसे उपयोग कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल, पैराफ्रेज, एक्सप्लेन करना, अप्लाई करना, यूज करना, यानी कि उदाहरण, व्याख्यान, लागू, उपयोग, ऐसे शब्द आप अगर देख लो, ऐसे शब्द अगर आप देख लो अपनी क्वेश्चन के अंदर, तो समझ जाना कि ये समझ का स्तर है आपका। ठीक है, अगला है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो आपका हंट ने दिया है, हंट द्वारा दिया गया है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो आपका मोस्ट थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग है, यानी कि शिक्षण का सबसे विचारशील स्तर होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल सबसे छोटा लेवल है, यानी कि सबसे ही थॉटलेस लेवल है। ठीक है, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो आपका थोड़ा सा थॉटफुल लेवल था। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो सबसे अधिक विचारशील स्तर होता है आपका, क्योंकि अब इसमें बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है और इतना अच्छे से समझदार हो चुका है कि वो खुद से चीजों को कर सकता है। अगर उसके पास में कोई टीचर भी नहीं है, कोई गाइड भी नहीं है, तो वो बिना टीचर के, बिना शिक्षक के भी चीजों को खुद से करके और फिर समझ सकता है। ठीक है, मेमोरी लेवल में बच्चा कौन से एज का था? बच्चा था जैसे नर्सरी क्लास में या फिर केजी क्लास में, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर वो 5th, 6th, 7th, 8th क्लास में आया आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल में। अब रिफ्लेक्टिव लेवल में बच्चा जो है वो 11th क्लास, 12th क्लास या फिर कॉलेज लाइफ में आ चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग जो हैं वो रिफ्लेक्टिव लेवल में आते हैं। हमको अगर टीचर की जरूरत भी नहीं है ना, तो हम खुद से चीजों को फाइंड आउट करके, खुद से चीजों की खोज करके और फिर उनको समझ सकते हैं। अगर ये टॉपिक मैं आपको नहीं पढ़ाती तो आप खुद से ऑनलाइन में जाके सर्च कर लेते कि भाई रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, मेमोरी लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, वहां पे लिखा हुआ रहता हिंदी में और इंग्लिश में, आप उसको खुद से पढ़ के और फिर खुद से समझने की कोशिश कर लेते। ठीक है, तो अगर टीचर नहीं भी है तो हम खुद से पढ़ने की, खुद से चीजें करने की कोशिश कर सकते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल में। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो अब इतना बड़ा हो चुका है कि वो चीजों को खुद से कर सकता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो आपका स्टूडेंट सेंटर्ड लेवल है, यानी कि शिक्षण का छात्र केंद्रित स्तर है। ये वाला जो है वो आपका छात्र केंद्रित स्तर है। इसमें जो है वो सारा काम स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होता है। उसको कैसे पढ़ना है, उसको क्यों पढ़ना है, उसको कब पढ़ना है, उसको किस लिए पढ़ना है, सभी जो सवाल है वो आपके स्टूडेंट से रिलेटेड है, आपके छात्र से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो आपका स्टूडेंट सेंटर्ड है, यानी कि आपका छात्र केंद्रित स्तर है। ठीक है, इसके कीवर्ड्स क्या हैं? क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिसर्च लाइक अप्रोच, है ना। इसके कीवर्ड्स हैं आपका गंभीर सोच, समस्या समाधान, अनुसंधान जैसे दृष्टिकोण आदि। अगर ये कीवर्ड्स आप देख लो कहीं भी क्वेश्चन में तो समझ जाना ये रिफ्लेक्टिव लेवल की बात हुई है। अब रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, बच्चा जो है वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो खुद से चीजों को समझ सकता है, यानी कि वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है, यानी कि गंभीर सोच कर सकता है। अगर उसको किसी चीज पे ज्यादा अपना दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, तो वो सोच भी सकता है, क्योंकि अब उसकी बुद्धि का पूरा विकास हो चुका है, उसके दिमाग का पूरा डेवलपमेंट हो चुका है। अब आगे आप अगर रिसर्च करोगे तो उसमें आपको टीचर थोड़ी ना मिलेगा, आपको गाइड मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ आपको थोड़ी ही चीजें गाइड करेगा, बाकी सारा काम आपको खुद को ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आपके बुद्धि का, आपके दिमाग का इतना विकास हो चुका है कि आप खुद से चीजों को समझ के, खुद से समस्या का समाधान निकाल के, यानी कि खुद से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करके चीजें खुद से आप कर सकते हो। अब आप इतने छोटे थोड़ी ना हो कि आपको टीचर जो है वो स्पून फीडिंग कर करके एक एक चीजें आपको बताए। आपको सिर्फ गाइड मिलेगा रिसर्च के टाइम पे, वो आपको बता देगा कि आपको कैसे कैसे करना है, ये चीजें आपको खुद से वो चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है,
तो इसलिए रिफ्लेक्टिव लेवल में बच्चा जो है वो इतना बड़ा हो चुका है, उसकी समझ का पूरा विकास हो चुका है कि वो चीजें खुद से सोच के, खुद से प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल के, खुद से समस्या का समाधान निकाल के खुद से ही वो चीजों को कर सकता है। ठीक है, तो ये 3 थे आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल, जिसमें बच्चा जो है बहुत ही ज्यादा छोटा है, वो सिर्फ और सिर्फ चीजों को रटने की कोशिश करेगा। ठीक है, फिर बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आया। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या करेगा, चीजों को समझने की कोशिश करेगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। फिर बच्चा जो है वो और बड़ा हुआ, फिर वो रिफ्लेक्टिव लेवल में आया, और फिर उसमें क्या करेगा, अगर उसके पास में कोई टीचर भी नहीं है तो वो खुद से चीजों का गंभीर सोच करके, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करके, यानी कि खुद से ही समस्या का समाधान करके खुद से चीजों को कर सकता है, सीख सकता है। ठीक है, तो ये 3 थे आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फेजेस एंड स्टेजेस ऑफ टीचिंग, टीचिंग के, शिक्षण के चरण। ठीक है, अब टीचिंग जो है उसके 3 फेजेस होते हैं, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है, टीचिंग के पूर्व सक्रिय, इंटरएक्टिव चरण और पक्ष सक्रिय चरण होते हैं। ठीक है, ये 3 चरण क्या होते हैं। अब प्री एक्टिव फेज, प्री एक्टिव फेज में क्या होता है, ये जो प्री एक्टिव फेज है यानी कि पूर्व टीचिंग का फेज होता है ये आपका। मैं क्लास में आपको पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाने से पहले मैं क्या करूंगी, प्लानिंग करूंगी। मैंने पहले भी बताया था आपको प्रिंसिपल्स के अंदर कि प्लानिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं पढ़ाने से पहले क्या करूंगी, प्लानिंग करूंगी। तो यानी कि अभी मैं पढ़ाना शुरू नहीं किया है मैंने आपको, लेकिन पढ़ाने से पहले मैं पढ़ाने की तैयारी कर रही हूँ, तो वो है मेरा प्री एक्टिव फेज। ठीक है, उसके बाद में फिर मेरा आएगा इंटरएक्टिव फेज। इंटरएक्टिव फेज में क्या होगा, अब मैं क्लास में आऊंगी और आपके साथ में इंटरैक्ट करूंगी, आपके साथ में बातचीत करूंगी, कम्युनिकेट करूंगी और आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी और आपको पढ़ाऊंगी क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये होगा मेरा इंटरएक्टिव फेज, जिसमें जो भी मैंने प्लानिंग करी थी, अपने प्लानिंग के टाइम पे जो भी मैंने परियोजना बनाई थी, उसके टाइम पे जो भी मैंने उद्देश्य बनाए थे, जो भी मैंने चीजें अपने दिमाग में सोची थी, उन सभी चीजों को क्या करूंगी, मैं इंप्लीमेंट करूंगी इंटरएक्टिव फेज में। ठीक है, उसके बाद में है मेरा पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज में क्या करूंगी, जो भी मैंने पढ़ाया अब आपको, उसका मैं क्या करूंगी, पढ़ाने के बाद में आपका इवेल्युएशन करूंगी, यानी कि आपका टेस्ट लूंगी। ठीक है, तो वो होता है आपका पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज क्या होता है, पूर्व सक्रिय चरण क्या होता है, जिसमें टीचर पढ़ाने से पहले जो भी क्रियाएं करता है, टीचर क्लास में पढ़ाने के लिए प्लानिंग करता है, ठीक है, योजना बनाता है, वो सब आपका आता है पूर्व सक्रिय में। अभी टीचिंग शुरू नहीं हुई है, अभी पढ़ाना जो है वो शुरू नहीं हुआ है, बस मैं क्या कर रही हूँ, योजना बना रही हूँ कि भाई मुझे बच्चे को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं, कौन कौन से उदाहरण देने हैं। ठीक है, तो मैं अभी सिर्फ योजना बना रही हूँ। जैसे अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये आपका कौन सा फेज है, ये आपका इंटरएक्टिव फेज है। क्यों इंटरएक्टिव है, इसमें आप और मैं, हमारे बीच में क्या हो रहा है, एक इंटरएक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन पढ़ाने से पहले जो मैं प्लानिंग कर रही थी, जो मैं योजना बना रही थी कि मुझे अपने बच्चों को क्या पढ़ाना है, आज कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, तो वो था मेरा पढ़ाने से पहले वाला स्टेज था मेरा पूर्व सक्रिय यानी कि प्री एक्टिव फेज। अभी वाला है मेरा इंटरएक्टिव फेज, जिसमें आप और मैं, हम दोनों के बीच में इंटरएक्शन हो रहा है और अब मैं आपको पढ़ा लूंगी। पढ़ाने के बाद में जब आपका एग्जाम होगा, आपका टेस्ट होगा, वो होगा आपका मूल्यांकन का चरण, जिसमें आपका मैं क्या करूंगी, टेस्ट लूंगी, आपका मूल्यांकन होगा और फिर उसमें पता चलेगा कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया, जो मैंने प्लानिंग स्टेज में यानी कि उद्देश्य योजना वाले चरण में जो मैंने उद्देश्य बनाए थे, क्या वो आपको, क्या वो है ना पूरे रहे, क्या जो मैंने उद्देश्य बनाए थे वो क्या फुलफिल हुए मेरे, नहीं हुए, जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, ये सब होगा आपका मूल्यांकन चरण में। ठीक है, तो टीचिंग के 3 फेज होते हैं, 3 चरण होते हैं। प्री एक्टिव जो कि पढ़ाने से पहले वाला फेज है, जो कि पूर्व सक्रिय वाला फेज है, जिसमें टीचर क्या करता है, सिर्फ योजना बनाने का कार्य करता है कि वो टीचिंग कैसे करने वाला है। ठीक है, दूसरा आता है आपका इंटरएक्टिव फेज, जो कि है आपका कार्यान्वयन चरण। ठीक है, कार्यान्वयन चरण, जिसमें क्या होगा, आपका इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो भी आपने योजना बनाई थी आपके पूर्व सक्रिय वाले चरण में, उस योजना को आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे अब आप अपनी टीचिंग के अंदर। ठीक है, और उसके बाद में होगा आपका पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है, जिसमें क्या होगा, मूल्यांकन होगा, जो भी आपने पढ़ाया है उसका टेस्ट लोगे, आप मूल्यांकन लोगे कि बच्चे को वो चीज समझ में आई या नहीं समझ में आई। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग के कितने फेज होते हैं, 3 फेजेस होते हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो अब अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलसेंट, यानी कि किशोर अधिगमकर्ता के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अडोलसेंट्स होते कौन है, यानी कि अधिगमकर्ता होते कौन है। ठीक है, तो अडोलसेंट्स जो है वो आपके
12 से लेकर 19-20 साल तक के जो बच्चे हैं वो आपके अडोलसेंस होते हैं, आपके अधिगमकर्ता होते हैं। ठीक है, अडोलसेंस जो है वो बेसिकली 2 भागों में उनको बांटा गया है। पहला है आपका अर्ली अडोलसेंस, दूसरा है आपका लेट अडोलसेंस। अर्ली अडोलसेंस में आते हैं आपके 12-13 साल से लेके 16-17 साल तक के बच्चे, और फिर 17 साल से लेके 20 साल तक के बच्चे आते हैं आपके लेट अडोलसेंस में। ठीक है, अब अडोलसेंस में लड़कों की एज क्या होनी चाहिए और लड़कियों की एज क्या होनी चाहिए वो भी बताई हुई है। प्री अडोलसेंस पीरियड में लड़कियों की एज जो है वो 10 से 12 साल तक होती है, लड़कों की 11 से 13 साल तक होती है। अर्ली अडोलसेंस में लड़कियों की एज होती है 12 से 16 साल और लड़कों की होती है 13 से 17 साल तक। और लेट अडोलसेंस में लड़कियों की एज होती है 16 से 21 और बॉयज़ की होती है 17 से 21। ठीक है, यानी कि लड़कियों की एज जो है वो अडोलसेंस पीरियड में, अधिगमकर्ता के पीरियड में जल्दी आ रही है, यानी कि छोटी उम्र में ही लड़कियां जो है वो अडोलसेंस पीरियड में आ रही है। जहाँ पे लड़की जो है वो प्री अडोलसेंस में 10 से 12 साल तक के बीच में आ रही है, वहां पे ही लड़के जो है बॉयज जो है वो 11 से 13 साल तक के बीच में आ रहे हैं, यानी कि लड़के जो है उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, लड़के जो है वो ज्यादा बड़े हैं। लड़कियां जो है वो छोटे पीरियड में ही, यानी कि छोटे अपनी आयु में ही, कम आयु में ही अडोलसेंस के पीरियड में आ रही है। ऐसा क्यों? लड़कियां पहले क्यों आ रही है, 10 साल में ही क्यों आ रही है, और लड़के जो हैं वो 11-12 साल में क्यों आ रहे हैं अडोलसेंस पीरियड में? इनको 11-12 साल, लड़के जो हैं उनको 11-12 साल के लड़कों को क्यों काउंट किया जाता है और लड़कियों को 10 साल की को ही क्यों काउंट किया जाता है अडोलसेंस में, यानी कि अधिगमकर्ता में? क्योंकि लड़कियां जो है वो थोड़ी ज्यादा जल्दी समझदार हो जाती है, ज्यादा जल्दी मैच्योर हो जाती है। ठीक है, बोलते भी तो है कि लड़कियां जो है वो लड़कों से ज्यादा समझदार होती है, अब होती है तो होती है। ठीक है, तो इसलिए लड़कियां जो है वो जल्दी ही मैच्योर हो जाती है, इसलिए अधिगमकर्ता की जो एज है उसमें लड़कियां जो है वो जहां 10 साल में ही उसमें आने लगती है अडोलसेंस पीरियड में, वहां पे लड़के को आने में 11 से 12 साल लग जाते हैं, यानी कि 11-12 की एज हो जाती है उसकी। ठीक है, तो इसलिए लड़कियों का टाइम पीरियड जो है वो आप देखोगे कि कम है, लेकिन लड़कों का ज्यादा है। वो इसी रीजन की वजह से है कि लड़कियां जो है वो जल्दी ही मैच्योर हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुछ विकास होते हैं अडोलसेंस पीरियड में अधिगमकर्ताओं के अंदर। ठीक है, तो वो विकास क्या होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि बौद्धिक विकास। सबसे पहला है इंटेंस क्यूरियोसिटी, गहन जिज्ञासा। अब उनके अंदर जो अधिगम करता है, जो अडोलसेंस जो है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी जो है, जिज्ञासा जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगती है कि ये चीज़ हो रही तो ये क्यों हो रही है, अगर ये हो रही तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो वैसा क्यों हो रहा है। सभी नई नई चीज़ों को जानने की जो जिज्ञासा है वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है इस पीरियड में। ठीक है, अगला बोला है हाई अचीवमेंट व्हेन चैलेंज्ड एंड एंगेज्ड, यानी कि उच्च उपलब्धि जब चुनौती दी और लगे हुए हैं। मतलब क्या है इसका कि अगर हमको बच्चे का उच्च उपलब्धि चाहिए, यानी कि बच्चे के अंदर अगर हमको हाई अचीवमेंट को डेवलप करना है, उच्च उपलब्धियों को अगर हमें विकास करना है बच्चे के अंदर, तो हमको उसको चुनौती देनी पड़ेगी, चैलेंज देना पड़ेगा। उसके बाद में ही वो जो है अपना काम में लगेगा, उसके बाद में ही वो काम करना शुरू करेगा, अपने एफर्ट्स डालना शुरू करेगा। अगर हम उसको बोलेंगे कि भाई तू पढ़ ले, ठीक है, तू पढ़ ले, तेरी लाइफ के लिए अच्छा है, तो वो नहीं पढ़ेगा। लेकिन अगर हम उसको बोलेंगे कि देख तेरा भाई जो है वो ज्यादा अच्छे नंबर लेके आ रहा है, तुझसे ज्यादा नंबर लेके आ रहा है, तू उससे कम नंबर लेके आ रहा है, तो एक कंपटीशन की भावना जगेगी दोनों के अंदर। ठीक है, और फिर उस कंपटीशन के माध्यम से जो दूसरा वाला बच्चा है वो भी पढ़ने के लिए प्रेरित होगा। यानी कि अगर हमको उनको आगे बढ़ाना है तो हमको इस एज के पीरियड के बच्चों के लिए, इस अडोलसेंस वाले बच्चों के लिए, अधिगमकर्ताओं के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उनको चुनौती देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर तीसरा है आपका प्रिफर एक्टिव ओवर पैसिव लर्निंग, यानी कि निष्क्रिय अधिगम पर सक्रिय को प्राथमिकता। अब जो आपके अडोलसेंस बच्चे जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्टिव रह के और फिर सीखने की कोशिश करते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझने की या फिर खुद से करके समझने की कोशिश करते हैं, बजाय कि टीचर ने उनको बता दिया, उन्होंने बैठे बैठे सिर्फ सुन लिया और बात खत्म। ऐसे नहीं, वो चीजों को एक्टिव रह के सीखने की कोशिश करते हैं, चीज़ों में सक्रिय रह के करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके अडोलसेंस के अंदर बौद्धिक विकास। ठीक है, अगला है आपका सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास। अब सामाजिक विकास क्या होता है? सबसे पहला है फीलिंग इंटिमिडेट और फ्राइटन्ड बाय द इनिशियल मिडिल स्कूल एक्सपीरियंस, यानी कि भयभीत या डरा हुआ महसूस करना प्रारंभिक मध्य विद्यालय का। अब इसका मतलब क्या है? ये है कि अगर उनके लाइफ में कभी पहले उनके स्कूल में कोई भी अगर गलत एक्सपीरियंस हुआ है उनके साथ में, ठीक है, उन्होंने कभी भी गलत महसूस किया है, तो उसकी वजह से वो क्या करेंगे, आज तक वो डरे हुए रहेंगे कि कहीं ये वाली गलती दोबारा मुझसे ना हो जाए या फिर कहीं दोबारा ऐसा मेरे साथ में ना हो जाए। ठीक है, वो अपने गलत एक्सपीरियंस के लिए हमेशा ही उनकी जिंदगी में एक डर बैठ जाता है। ठीक है, दूसरा बोला है
लाइकिंग फैक्ट्स एंड बीइंग इंटरेस्टेड इन पॉप कल्चर, यानी कि सनक पसंद करना और पॉप संस्कृति में रुचि लेना। अब जो एडोलसेंस बच्चे जो होते हैं, अधिगम करता जो होते हैं, वो क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉप कल्चर में। पॉप कल्चर क्या होता है, जो आजकल चल रहा है, जो ट्रेंड में कल्चर जो है, ठीक है, ट्रेंड में संस्कृति जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लेते हैं। जैसे कि उनसे पूछोगे ना तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन है, तो बोलेंगे मेरा तो हनी सिंह है, मुझे तो रैपिंग अच्छी लगती है। वो गाने भी वैसे ही सुनेंगे, वो डांस भी वैसा ही देखेंगे, ठीक है। तो जो भी पॉप कल्चर है, जो भी ट्रेंडिंग वाला कल्चर जो है, उसकी तरफ ज़्यादा वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, और उसमें उनकी रुचि जो है वो ज़्यादा होती है। अब अगर हम हमारे पेरेंट्स की बात करें तो हमारे पेरेंट्स को पसंद आते हैं कि ये हनी सिंह और ऐसे सब कुछ नहीं आते ना। क्यों? क्योंकि वो इस दौर से वो गुजर चुके हैं। जब वो भी इस एज में थे तब उनको भी ऐसा ही अच्छा लगता था। तो इस एज में जो भी बच्चे होते हैं वो पॉप कल्चर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। फिर अगला है हमारा अटेंशन गेटिंग बिहेवियर, यानी कि ध्यान पाने का व्यवहार। अब इस एज में जो बच्चे होते हैं, अडोलसेंस पीरियड में जो बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी क्रियाएं करते हैं जिससे सबका जो ध्यान है वो उनकी तरफ बढ़ने लग जाए, उनकी तरफ आकर्षित होने लग जाए, ठीक है। और फिर अगला है डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस एंड डिज़ायर फॉर गाइडेंस एंड डायरेक्शन, यानी कि स्वतंत्रता की मांग और मार्गदर्शन और दिशा की इच्छा। अब ऐसे जो बच्चे होते हैं, एडोलसेंस पीरियड में जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि वो स्वतंत्र भी रहें, उनके पेरेंट्स उन पे किसी भी तरीके का दबाव नहीं डालें, ठीक है, कोई भी तरीके के रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएं, कानून नियम उन पे ना लगाएं, ठीक है। तो वो स्वतंत्र होना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लाइफ में मार्गदर्शन की भी जरूरत होती है, ठीक है। तो मार्गदर्शन और स्वतंत्रता के बीच में वो कंफ्यूज रहते हैं कि अब हम स्वतंत्र हो या हम हमारे पेरेंट्स से कोई मार्गदर्शन लेने के लिए कहें, ठीक है। फिर ये था आपका सामाजिक विकास। बच्चों के अंदर सामाजिक विकास होते हैं इस तरीके के, ठीक है। अब अडोलसेंस बच्चों के अंदर शारीरिक विकास क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है शरीर के आकार में परिवर्तन के साथ चिंता, यानी कि कंसर्न विद चेंजेस इन बॉडी साइज एंड शेप। अब अडोलसेंस पीरियड के अंदर बच्चों की जो बॉडी है वो उसके साइज और शेप में बदलाव आने शुरू होते हैं। अब हो सकता है कि बच्चा जो है वो थोड़ा लंबा दिखे, या उसकी हाइट थोड़ी छोटी रह जाए, उसकी आवाज़ थोड़ी भारी हो जाए, पतली हो जाए, मोटी हो जाए, है ना। ऐसे अलग अलग चेंजेस जो है वो बच्चे के अंदर आते हैं, और उन चेंजेस को लेकर बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहता है कि भाई मेरी आवाज़ इतनी मोटी क्यों है, या फिर मेरी हाइट छोटी क्यों रह गई, मेरी क्लास में बाकी बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो ऐसे सब चीज़ों को, ऐसे सब चेंजेस की वजह से, ऐसे सब परिवर्तन की वजह से बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहता है, ठीक है। और दूसरा है रेस्टलेस एंड फैटिग ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, यानी कि हार्मोन्स में बदलाव के कारण बेचैनी और थकान। अब क्योंकि आपके हार्मोन्स में अगर चेंजेस होंगे, बदलाव होंगे, तो आपके अंदर कुछ शरीर में कुछ अलग ही चेंजेस होते रहते हैं, अलग ही परिवर्तन आते रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर क्या होती है, बेचैनी सी और थकान सी रहती है, ठीक है। तो ये है आपके शारीरिक विकास जो कि एडोलसेंस पीरियड के अंदर बच्चों के अंदर होते हैं, ठीक है। अगला है आपका भावनात्मक और मनोविज्ञान का विकास, यानी कि इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो इसमें होता है सबसे पहले मूड स्विंग्स। एडोलसेंस पीरियड के अंदर बच्चों के अंदर जो मूड स्विंग्स हैं वो जो है बहुत जल्दी होने लगते हैं, यानी कि कभी खुश होते हैं, थोड़े ही टाइम में उनको गुस्सा आने लगता है, थोड़े टाइम में वो उदास फील करने लगते हैं, ठीक है। तो मूड स्विंग्स जो है वो बहुत जल्दी होने लगते हैं। फिर है आपका कंसर्न अबाउट मेच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता की चिंता। उनके अंदर मेच्योरिटी को लेकर कंसर्न रहता है कि मैं मेच्योर कब होऊंगा, या फिर मैं बड़ी कब होंगी, है ना, ऐसे सब करके। और फिर है आपका बिलीव दैट देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस आर यूनिक टू देमसेल्व्स, यानी कि अडोलसेंस पीरियड में जो बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि उनकी ही लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, ऐसी प्रॉब्लम तो किसी की भी नहीं है, ऐसी ज़िंदगी तो किसी की भी नहीं है, सबसे खराब जिंदगी उनको ही मिली है, ठीक है। ऐसे सब कुछ वो सोचने लगते हैं। तो ये है आपके भावनात्मक विकास, ठीक है। अब हम देखते हैं वयस्क अधिगमकर्ता के बारे में, यानी कि अडल्ट लर्नर्स के बारे में। अडल्ट लर्नर जो होते हैं वो आपके 20-25 साल से जो बड़े लोग होते हैं वो होते हैं आपके अडल्ट लर्नर्स। अडोलसेंस कौन है, 12-13 साल से लेके 20 साल तक के बच्चे। अब 20 साल तक, 20 से ज़्यादा जो बड़े बच्चे हैं, 20-25 से जो ज़्यादा एज वाले बच्चे हैं वो है आपके अडल्ट लर्नर्स, यानी कि आपके वयस्क अधिगमकर्ता, ठीक है। अब इनमें क्या क्या बदलाव आते हैं, ये होते हैं आपके सेल्फ डायरेक्टेड, यानी कि ये खुद से चीज़ों को कर सकते हैं, खुद के निर्णय ये खुद ले सकते हैं, ठीक है। खुद के लिए क्या निर्णय लेना है, क्या करना है, ये खुद के डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा है केपेबल फॉर देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, खुद की जिम्मेदारियों के लिए ये खुद ही जिम्मेदार रहते हैं, यानी कि खुद की जो भी क्या बोलते हैं, खुद के रिस्पॉन्सेज के लिए, खुद के क्या बोलते हैं डिसीजंस के लिए, खुद के निर्णय के लिए खुद ही जिम्मेदार रहते हैं, ठीक है। ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहते। फिर है दे आर वॉलेंटरी विलिंगली लर्नर्स वांट टू लर्न विदाउट एनी प्रेशर, यानी कि अडल्ट लर्नर्स जो होते हैं
वो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से चीज़ों को करके उनको पढ़ने की फिर इनके अंदर इच्छा होती है। उन पे अगर हम दबाव देके कोई भी काम कराते हैं ना, तो वो उसको करने में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट, कोई रुचि नहीं दिखाते। लेकिन अगर उनकी खुद की इच्छा है किसी काम को करने के लिए, तो वो उसको बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से कर देते हैं। ठीक है, यानी कि खुद की इच्छा के अनुसार ये काम करना ज्यादा सही समझते हैं। ठीक है, अगला बोला है adults being variety of experiences that should be used in their learning, यानी कि adult learners जो होते हैं, आपके वयस्क अधिगमकर्ता जो होते हैं, उनके साथ में अपनी लाइफ में काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे अनुभव हुए होते हैं, तो हमको उन अनुभवों के साथ उन एक्सपीरियंसेस को यूज़ करना चाहिए लर्निंग के लिए। ठीक है, फिर है आपका अडल्ट आर रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट ओरिएंटेड क्या है? जो अडल्ट बच्चे जो हैं, वयस्क अधिगमकर्ता जो हैं, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को करते हैं ना, तो उसका परिणाम क्या निकलने वाला है, उसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ये सोचते हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा, कब इसका परिणाम आएगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फिर है स्केप्टिकल अबाउट न्यू लर्निंग, यानी कि ये कुछ भी नई चीज़ को सीखते हैं तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल रहते हैं कि अगर भाई मेरे को ये मैडम पढ़ा रही है, कोई नई टीचर आई है तो मेरे को ये पढ़ा रही है, तो ये क्यों पढ़ा रही है, क्या ये सही पढ़ा रही है, नहीं पढ़ा रही है। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो होती है उसके दिमाग में ज़्यादा उत्पन्न होने लगती है। फिर है आपका इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड रहते हैं आपके अडल्ट लर्नर्स। आपके वयस्क अधिगमकर्ता जो होते हैं वो आपके अंदर से ही मोटिवेटेड रहते हैं। अंदर से ही मोटिवेटेड का क्या मतलब है? अब मोटिवेशन के दो टाइप्स होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब आपका अंदरूनी मोटिवेशन होता है, ठीक है, जिसमें आपको किसी बाहर के व्यक्ति से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी बाहर के व्यक्ति से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप खुद ही मोटिवेटेड रहते हो। ठीक है, जैसे अगर हम अपने लोगों की बात करें, यानी कि हम अपन सबकी बात करें, तो हम लोग क्या है, हम लोग अडल्ट लर्नर्स हैं। हमको पता है हमको हमारी लाइफ में क्या करना है, हमको क्यों पढ़ना है, ठीक है, हमारे क्या उद्देश्य है हमारी लाइफ को लेकर, हमको क्या करियर फील्ड में जाना है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमको बाहर से प्रेरणा लेके, बाहर से मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे खुद के अंदर ही मोटिवेशन रहती है कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे अपना फ्यूचर बनाना है, तो उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे नेट का एग्जाम जो है वो क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो आपके अडोलसेंस होते हैं ना, जो आपके छोटे बच्चे होते हैं, जो आपके 20 साल तक के बच्चे होते हैं, 12-13 साल से लेकर जो 20 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होता है, उनके अंदर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, यानी कि उनको बाहर से मोटिवेशन देने की जरूरत पड़ती है। अब जब हम छोटे थे तो हम क्या खुद से ही पढ़ लिख लेते थे क्या? भाई स्कूल से आए और खुद से ही होमवर्क कर लिया? नहीं, हमको हमारे पेरेंट्स बोलते थे भाई तू पढ़ ले, तो लाइफ में क्या करेगा, पढ़ ले थोड़ा सा, है ना। हमारे टीचर्स बोलते थे तू पढ़ाई कर। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमें समझ आई, तो अब हम खुद से ही पढ़ लेते हैं। अब हमको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई हमारी मम्मी बोलेगी तभी हम पढ़ेंगे या पापा बोलेंगे तभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बड़े हो चुके हैं, हमको पता है भाई हमको हमारी लाइफ में क्या करना है, तो अब हमको जो मोटिवेशन जो है वो हमारे अंदर से ही मिलती है। लेकिन जब हम छोटे थे, जब हम एडोलसेंस पीरियड में थे, तब हमको मोटिवेशन बाहर से लेने की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, फिर है आपका अगला गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड क्या होते हैं? ये बच्चे जो है अपने उद्देश्य बनाते हैं और फिर उन उद्देश्य पे काम करते हैं, उन उद्देश्य को पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं पता है कि भाई उनके लाइफ में क्या लाइफ होती है, क्या फ्यूचर होता है, क्या करियर होता है, क्या उद्देश्य होते हैं। उनको तो इतने बड़े बड़े भारी भारी शब्दों का मतलब ही नहीं पता होता है उस टाइम पे, है ना। तो हमको भी नहीं पता था जब हम छोटे थे तब। अब जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमको पता चलने लग गया। तो अब हम क्या करते हैं, जो अडल्ट बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने कुछ उद्देश्य बनाते हैं और उन उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, फिर अगला है आपका अडल्ट आर प्रैक्टिकल। अब अडल्ट बच्चे जो होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ मैंने आपको कुछ बताया और आपने उस चीज पे अमल कर लिया, नहीं, मैंने आपको चीजें बताई, मैंने आपको बताया कि अडल्ट लर्नर जो होते हैं वो गोल ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि ये उद्देश्य बनाते हैं और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत लगाते हैं। तो आप पहले खुद से सोचोगे कि हाँ क्या मैडम सही बोल रही है क्या, फिर आप खुद से दिमाग लगा के सोचोगे कि हाँ बोल तो सही रही है। जब मैं भी छोटा था तब मेरे को खुद को भी नहीं पता था कि उद्देश्य क्या होते हैं, करियर क्या होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मेरे को पता चलने लगा। तो अब से मैं भी क्या करता हूँ, खुद के उद्देश्य खुद बनाता हूँ। जैसे मैंने उद्देश्य बनाया कि मुझे यूजीसी नेट का पेपर क्रैक करना है और फिर उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि मैम जो है वो सही बोल रही है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड बोल रही है। ठीक है, तो अडल्ट लर्नर्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, चीजों को प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर अगला है आपका इमोशनल बैरियर्स। इमोशनल बैरियर्स क्या होते हैं, अडल्ट लर्नर्स के साथ में भी, आपके वयस्क अधिगमकर्ताओं के साथ में भी अगर उनकी जिंदगी में पहले कुछ बुरा हुआ होता है तो उस चीज से जो डर है वो इनकी लर्निंग पे, इनकी सीखने की जो क्षमता है उस पर असर पड़ता है। ठीक है, तो और उसका जो डर है वो भी इनके मन में बैठ जाता है। ठीक है, तो
तो ये थे आपके अडल्ट लर्नर्स के बारे में। सबसे पहले हमने देखा वे स्वनिर्देशित होते हैं, फिर अपने स्वयं के उत्तरदायित्व के लिए सक्षम होते हैं, वे स्वैच्छिक शिक्षार्थी हैं। वयस्क विभिन्न प्रकार के अनुभव लाते हैं जिनका उपयोग उनके सीखने में किया जाना चाहिए। वयस्क जो है परिणाम उन्मुख होते हैं, नए सीखने के बारे में संदेहास्पद और उन्हें स्वीकार करने से पहले विचार का परीक्षण करना चाहते हैं। आंतरिक रूप से प्रेरणा मिलती है यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिलती है। लक्ष्य उन्मुख होते हैं। वयस्क व्यवहारिक हैं और वे जो सीख रहे हैं उनके महत्व और प्रासंगिकता को जानने की जरूरत है। फिर भावनात्मक बाधाएं जो हमने देखी कि उनकी लाइफ में कोई भी अगर ऐसा नकारात्मक कुछ चीज हुई है उनके साथ में, तो उसका जो प्रभाव है वो उनकी जिंदगी पे, उनके सीखने पर पड़ता है। ठीक है, तो ये थे आपके अडल्ट और अडोलसेंस लर्नर्स के बारे में हमने देखा, और इनमें क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हमने देखे। ठीक है, अब अगला है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, यानी कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। सबसे पहला है टीचर्स एटीट्यूड, लर्नर्स एटीट्यूड, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, यानी कि शिक्षक का दृष्टिकोण, शिक्षार्थियों का दृष्टिकोण, समर्थन सामग्री, निर्देशात्मक सुविधाएं। ठीक है, फिर अगले हैं आपके टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, इकोनॉमिक फैक्टर्स, क्लासरूम मैनेजमेंट और टीचर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंसेस, यानी कि शिक्षण अधिगम का वातावरण, संस्थागत या प्रशासन परिस्थिति, आर्थिक कारक, कक्षा प्रबंधन और प्रशिक्षण या अनुभव। ठीक है, तो हम एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहला है आपका टीचर्स एटीट्यूड, यानी कि शिक्षक का दृष्टिकोण। अब टीचर का अगर दृष्टिकोण अच्छा है तो आपकी टीचिंग पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर टीचर का एटीट्यूड ही अच्छा नहीं है, उसको क्या पढ़ाना है, उसको कैसे पढ़ाना है, उसके पास में जो भी नॉलेज है अपने सब्जेक्ट को लेकर वो ही अच्छी नहीं है, वो ही अच्छे ढंग से उसके पास में क्लैरिटी नहीं है, उसको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, अगर टीचर का एटीट्यूड ही अच्छा नहीं है, टीचर का दृष्टिकोण ही अच्छा नहीं है, तो क्या वो अच्छे से पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। तो यही बोला है कि टीचर का एटीट्यूड यानी कि शिक्षण का जो दृष्टिकोण है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा असर डालता है उसकी टीचिंग के ऊपर। ठीक है, फिर है शिक्षार्थियों का दृष्टिकोण, यानी कि लर्नर्स एटीट्यूड। अब टीचर्स के साथ साथ लर्नर्स का यानी कि शिक्षार्थियों का दृष्टिकोण भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर बच्चे जो है वो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, मोटिवेटेड हैं, ठीक है, इंटरेस्ट लेके चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो जो टीचिंग है वो उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और टीचिंग भी अच्छी होगी। अगर बच्चे ही अच्छे से नहीं पढ़ना चाहते, उनका इंटरेस्ट नहीं है, आज मन नहीं है उनका पढ़ने का, या फिर उनको सीखने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है ना, तो ना वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, ना टीचर अच्छे से पढ़ा पाएगा, तो जो टीचिंग है उस पर जो प्रभाव है वो बुरा पड़ेगा। ठीक है, यानी कि टीचर का एटीट्यूड भी अच्छा होना चाहिए और लर्नर का एटीट्यूड भी अच्छा होना चाहिए पढ़ाते समय। शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों का ही जो दृष्टिकोण है वो आपकी टीचिंग करते समय अच्छा होना चाहिए, तभी उसका प्रभाव जो है वो टीचिंग पे अच्छा पड़ेगा। ठीक है, अगला है आपका सपोर्ट मटेरियल, यानी कि समर्थन सामग्री। अब टीचर जिन भी चीज़ों का यूज़ करता है अपने टीचिंग को कराने के लिए, अपने है ना, जो भी वो पढ़ा रहा है उसको पढ़ाने में वो जिन भी चीज़ों का यूज़ करता है वो होते हैं आपके सपोर्ट मटेरियल्स। ठीक है, अब वो जो सपोर्ट मटेरियल है वो भी अच्छे होने चाहिए, यानी कि आप बुक्स का यूज़ कर रहे हो, आप मैगजीन का यूज़ कर रहे हो, आप ग्राफ का यूज़ कर रहे हो, डायग्राम का यूज़ कर रहे हो, तो आप जिस भी चीज़ों का यूज़ कर रहे हो ना, तो वो चीज़ें जो वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी से मतलब है कि वो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे को आकर्षित करे और बच्चों का इंटरेस्ट जो है, बच्चे की रुचि जो है वो उसके अंदर बनाए रखें। ठीक है, अगर बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप पढ़ाओगे, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को लेकर आओगे पढ़ाने में, तो बच्चे का जो क्या बोलते हैं रुचि है वो उसके अंदर बनी रहेगी और टीचिंग पे उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो यानी कि सपोर्ट मटेरियल, समर्थन सामग्री जो है वो भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगला है आपका इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, यानी कि निर्देशात्मक सुविधाएं। अब आप जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, जो जिस तरीके से आप निर्देश दे रहे हो, वो सुविधाएं जो है, जिन चीज़ का आप यूज़ कर रहे हो अपने निर्देश देने के लिए, आप है ना ऑनलाइन तरीकों का यूज़ कर रहे हो, आप ऑफलाइन तरीकों का यूज़ कर रहे हो, जिस भी तरीके का आप यूज़ कर रहे हो वो तरीके भी सही होने चाहिए। उन तरीकों का भी टीचिंग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, अगला है आपका टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि शिक्षण अधिगम का वातावरण। अब आप जिस वातावरण में पढ़ा रहे हो और बच्चे जिस वातावरण में पढ़ रहे हैं, वो वातावरण, वो एनवायरनमेंट भी टीचिंग पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। अब अगर मैं किसी ऐसे वातावरण में पढ़ा रही हूँ जो बहुत ही शांत है, ठीक है, और मेरा मन जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा वातावरण है आज, ठीक है, प्रफुल्लित वातावरण है, तो मेरे को पढ़ाने में मजा आएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा। अगर ऐसा वातावरण है जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, ठीक है, और है ना क्या बोलते हैं, मैं भी किसी टेंशन में हूँ, आप भी किसी टेंशन में हो, ना आपका मन है पढ़ने का, ना मेरा मन है पढ़ाने का, तो अगर ऐसे वातावरण में टीचिंग और लर्निंग होगी तो उसका प्रभाव जो है वो गलत पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि वातावरण जो है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए, आप पढ़ाते समय और पढ़ते समय दोनों टाइम पे। ठीक है, वातावरण का भी असर जो है वो आपकी टीचिंग और लर्निंग पे पड़ता है। ठीक है,
फिर है आपका इंस्ट्रक्शनल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, यानी कि संस्थागत या प्रशासनिक परिस्थितियाँ। अब आप जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हो, जिस संस्था में आप पढ़ा रहे हो, उस संस्था का भी प्रभाव जो है वो टीचिंग पे बहुत असर डालता है। उस संस्था का जो प्रभाव है वो भी उस टीचिंग पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, अब कैसे पड़ता है? अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हो, ठीक है, वो इंस्टीट्यूशन बहुत ही अच्छा है, आपको मोटिवेट करता है, बच्चों को मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए, आपको मोटिवेट करता है पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो उससे प्रभाव जो है टीचिंग पे अच्छा पड़ेगा। लेकिन कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो अच्छा नहीं है, ना आपको सपोर्ट करता है पढ़ाने के लिए, ना बच्चों को सपोर्ट करता है पढ़ने के लिए, ठीक है, बहुत सारे कानून नियम उसने इंस्टीट्यूशन ने बना रखे हैं जिससे बच्चे जो है वो एक लिमिटेड एरिया में ही अपने बात रख सकते हैं और टीचर जो है वो एक लिमिटेड एरिया में ही अपनी बात रख सकता है। तो इससे क्या होगा, टीचिंग पे जो भी असर पड़ेगा वो गलत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो इंस्टीट्यूशन है, आपकी जो संस्था है, वो भी बहुत असर डालती है आपकी टीचिंग लर्निंग पे। ठीक है, और अगला है आपका टीचर्स ट्रेनिंग, यानी कि शिक्षक का प्रशिक्षण। अब टीचर की ट्रेनिंग जो है वो भी बहुत असर डालती है आपकी टीचिंग पे। अगर टीचर जो है वो अच्छा ट्रेंड टीचर है, उसको बहुत एक्सपीरियंस है कि उसको अपने बच्चों को कैसे संभालना है, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, अगर बहुत ही अच्छी तरीके से वो ट्रेन है, उसकी जो स्किल्स है उसके अंदर, ठीक है, वो बहुत ही अच्छी स्किल्स है, जो कौशल है वो बहुत ही अच्छे कौशल है उसके अंदर, तो टीचिंग पे उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। लेकिन यही अगर दूसरी तरफ उसके अंदर कोई भी कौशल नहीं है, कोई भी स्किल नहीं है, उसके पास में कोई भी प्रशिक्षण नहीं है कि उसको अपने बच्चे को कैसे संभालना है, तो वो टीचिंग पे गलत असर डालेगा फिर, और जो टीचिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स देखे हमने जो कि आपकी टीचिंग पे असर डालते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा होने वाला है इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। अब जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो मैंने बच्चों को पढ़ाया उसका मूल्यांकन करना भी ज़रूरी है। ठीक है भाई, मैंने जो पढ़ाया बच्चों को, क्या उनको समझ में आया, नहीं समझ में आया, जो मैंने उद्देश्य बनाए थे क्या वो उद्देश्य मेरे पूरे हुए, नहीं पूरे हुए, ठीक है, बच्चों का विकास हुआ, नहीं हुआ, ये सब मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने तो पढ़ा दिया आपको, पढ़ाने के बाद में अब जब मैं आपका मूल्यांकन करूंगी, जब मैं आपका टेस्ट लूंगी, आपका इवैल्यूएशन होगा, तो उसके बाद में ही तो मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है, आपको पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आया है, क्या समझ में नहीं आया है, और साथ ही साथ आपके पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि मेरा बच्चा जो स्कूल में जा रहा है क्या वो अच्छे से पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मूल्यांकन जो है वो टीचिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मूल्यांकन के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, सबसे पहला आपका प्लेसमेंट मूल्यांकन। अब जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास में, ठीक है, तो पढ़ाने से पहले मैंने अपने पुरानी क्लास से कुछ सवाल उठाए कि भाई मैंने कल क्या पढ़ाया था आपको, ठीक है, अपनी पुरानी क्लास से संबंधित आपसे कुछ सवाल जवाब पूछे, तो वो होता है आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होता है? अभी मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया, लेकिन पढ़ाने से पहले मैं पुरानी क्लास से रिलेटेड आपसे कुछ भी सवाल पूछ रही हूँ, तो वो है आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। ठीक है, फिर है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? पढ़ाते टाइम पे, यानी कि पढ़ाने के दौरान, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रही हूँ, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है, और पढ़ाते पढ़ाते मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया, वो टॉपिक समझ में आया, और आप मुझे बता रहे हो कि हाँ मुझे समझ में आया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? पढ़ाने के बीच में मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, पढ़ाने के दौरान मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, तो ये होता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जो कि पढ़ाने के दौरान होता है। ठीक है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन पढ़ाने से पहले होता है। पढ़ाने से पहले कैसे होगा? मैं क्लास में आई, मैंने कल कुछ पढ़ाया था, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, और मैंने आपसे पूछा भाई जो मैंने होमवर्क दिया था क्या वो आपने होमवर्क किया क्या, जो मैंने कल पढ़ाया था आपको समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया क्या। ठीक है, तो क्लास में आने के बाद में जो भी मैं शुरुआत करती हूँ अपनी क्लास को पढ़ाने के लिए, या फिर अपनी पुरानी क्लास से संबंधित अगर मैं आपसे कुछ सवाल जवाब पूछती हूँ और आपका मूल्यांकन करती हूँ अपनी पुरानी क्लास से जुड़ी हुई, ठीक है, तो वो होता है आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जो है वो आपको पढ़ाने से पहले होता है। ठीक है, फिर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? पढ़ाने के दौरान होता है। जब मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने के दौरान मैं आपसे कुछ सवाल जवाब पूछ रही हूँ, ठीक है, कि आपको ये समझ में आया क्या, वो समझ में आया क्या, तो वो होता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन, जो कि पढ़ाने के दौरान होता है। ठीक है, प्लेसमेंट पढ़ाने से पहले, फॉर्मेटिव पढ़ाने के दौरान। अगला है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ये भी आपका पढ़ाने के दौरान होता है, यानी कि नैदानिक मूल्यांकन। ठीक है, नैदानिक मूल्यांकन जो है वो भी आपका पढ़ाने के दौरान होता है। अब ये और डायग्नोस्टिक में और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में, यानी कि निर्माणात्मक इवैल्यूएशन में और आपका नैदानिक मूल्यांकन में क्या असर है, क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक का मतलब है प्रॉब्लम, ठीक है, और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ और पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको क्या समझ में आया या नहीं समझ में आया। ठीक है,
ये जानने के लिए कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ क्या मेरे बच्चों को वो चीज़ समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। तब मैं करूँगी आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन, ठीक है। लेकिन आपको अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ उसमें आपको कुछ समस्या आ रही है तो मेरे को देखना है कि इस समस्या का कारण क्या है, क्यों बच्चे को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो वो समस्या का कारण निकालने के लिए, लर्निंग डिफिकल्टीज निकालने के लिए, यानी कि सीखने की कठिनाइयों को देखने के लिए मैं करूँगी आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी आपका पढ़ाने के दौरान ही होगा, यानी कि ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन ही होगा। लेकिन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में मैं क्या करूंगी, मैं जो पढ़ा रही हूँ उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी कठिनाई आ रही है, तो वो कठिनाई क्यों आ रही है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, वो देखने के लिए मैं करूंगी आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है। और लास्ट है आपका समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन होता है आपका एट द एंड ऑफ द कोर्स, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन जो है आपका अंत में होता है। अंत में कब होता है, जब आपका पूरा 1 साल खत्म हो गया, मैंने आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया। अब सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद में जो आपके लास्ट फाइनल एग्जाम्स होते हैं ना, वो फाइनल एग्जाम्स होते हैं आपके समेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि आपका योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। तो ये 4 तरीके की इवैल्यूएशन देखे हमने। कौन कौन से देखे, सबसे पहला देखा प्लेसमेंट। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है आपका, प्लेसमेंट मूल्यांकन होता है जो कि पढ़ाने से पहले होता है, जिसमें हम पुरानी क्लास से संबंधित सवाल जवाब पूछते हैं बच्चों से, ठीक है। फिर आपके होते हैं 2 इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जो कि पढ़ाने के दौरान होते हैं। और एक होता है समेटिव, जो कि पढ़ाने के बाद में, यानी कि पूरा साल खत्म हो गया, पूरा सिलेबस हो गया, जब हमने पूरा पढ़ा दिया तो पढ़ाने के बाद में हम जो टेस्ट लेंगे, जो मूल्यांकन करेंगे, वो होता है आपका समेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। अब फॉर्मेटिव में और डायग्नोस्टिक में अंतर क्या होता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हम इसलिए करते हैं ताकि जो मैं पढ़ा रही हूँ क्या वो मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ये चेक करने के लिए करती हूँ। लेकिन डायग्नोस्टिक क्यों करूंगी, अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ और बच्चों को दिक्कत आ रही है कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चों को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है। क्या मुझे कुछ उदाहरण और देने चाहिए क्या, या फिर जो मैंने उदाहरण दिया क्या मैंने वो ढंग से नहीं बताया, मुझे वापस बताना चाहिए, क्या रिपीट करना चाहिए उसको एक बार वापस से, ठीक है। तो जो भी आपको परेशानी आ रही है समझने में, तो परेशानी क्यों आ रही है, उसके पीछे का कारण क्या है, वो जानने के लिए मैं करूंगी आपका डायग्नोस्टिक, यानी कि नैदानिक मूल्यांकन, ठीक है। और लास्ट में आपका समेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन, जो कि मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया, कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, तो साल के अंत में, साल के आखिर में जो आपका इवैल्यूएशन होगा, जो आपका मूल्यांकन होगा, वो होता है आपका समेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये 4 तरीके के इवैल्यूएशन होते हैं, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और समेटिव, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको पूरा मैराथन सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, इजी लगा होगा। अगर इसके आपके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके नोट्स जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।